वेलकम टू मलुका आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को देख लिया था, है ना। बैंकिंग में कौन सी अवधारणाएं हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, उससे जुड़े जो साधन हैं, क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, दोनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। और उससे जुड़े जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं या जो PYQ में यूपीएससी पूछ चुका है, उनको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। आज हम लोग टैक्स को लेकर चीज़ें देखने वाले हैं भाई। ठीक है, टैक्स को लेकर क्या क्या चीजें हैं भारत में, उसको लेकर थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज है, एडम स्मिथ जो हैं उनके एक सिद्धांत है टैक्स को लेकर, कुछ सिद्धांत है, उसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो जिसमें ये बोला जाता है, हो सकता है यूपीएससी आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो पता होना चाहिए भाई। एक तो समानता की वो बात करते हैं, एक वो निश्चितता की बात करते हैं, एक वो सुविधा की बात करते हैं। तीनों का क्या मतलब है, जल्दी से देख लो। समानता का मतलब होता है कि कर के अनुपात में, है ना, जिसका मतलब अगर कोई ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा टैक्स लो, अगर कोई कम कमा रहा है तो उससे कम टैक्स लेना चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, निश्चित स्ट्रक्चर होना चाहिए कर का। निश्चित मतलब आप स्पेसिफिक रखो, ये नहीं है कि एकदम से कर को बहुत ज्यादा कर दिया, एकदम से कर को कम कर दिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और तीसरा यहां पर रखो सुविधा, थोड़ा सा टैक्स देने का जो सिस्टम है, जो फैसिलिटेशन सिस्टम है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। ज्यादा दिक्कत ना करनी पड़े टैक्स देने वालों को, कि ज्यादा समस्याओं का सामना करने पड़े तो उसको बहुत दिक्कत होगी। यह 3 सिद्धांत याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जल्दी से देखो, एक होता है प्रगतिशील कर, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब अगर इनकम के साथ टैक्स बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव। इसी के साथ जिसका दूसरा आप देखिए, जिसका एग्जांपल आप देखेंगे आयकर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। अगर इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अमीरों को ज्यादा टैक्स, गरीब को कम टैक्स, है ना। दूसरा जो रिग्रेसिव टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव आयकर, है ना, जो आय के साथ बढ़े। रिग्रेसिव जो सभी पर, अगर आप लोग देखेंगे सभी पर लगभग लगभग इस तरीके से लगे कि आपकी आय जैसी भी हो। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग देखो, जीएसटी, है ना। अप्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है उसमें क्या होता है, गरीब को भी समान पे करना पड़ रहा है, अमीर को भी समान पे करना पड़ता है। आप कोई भी उत्पाद खरीदने जाते हैं तो आपको समान मात्रा में टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। ये जो दोनों सिस्टम है टैक्स के, ये आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, वो होता है जो जिस पर लगाया जाता है, जब वही भुगतान करता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आयकर है ना। इसके और भी बहुत सारे हैं, जैसे कंपनी का जो निगम कर है, वो भी आपको कंपनी पर लगने वाला टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष कर है। उसके अलावा एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है, मैड। इसको भी समझ लो, कई कंपनियां होती हैं जो 0 प्रॉफिट दिखाती हैं, शून्य लाभ दिखाती हैं, तो उसको भी एक मिनिमम लेवल पर टैक्स देना ही पड़ेगा। सरकार ने उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि ऐसा नहीं है, आप शून्य लाभ दिखाकर बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से, है ना। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के तहत आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स भी आता है, जो लाभांश कमाते हो सिक्योरिटीज के माध्यम से, वो उसका टैक्स देना पड़ेगा। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है वो भी इसके तहत आएगा। तो यह सारी चीजें अगर आप लोग देखोगे तो आपको प्रत्यक्ष कर के तहत दिखेगा। एक टैक्स भाई इसी के तहत आता है, उसको बोलते हैं एंजल कर। उसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंजल टैक्स उसको बोलते हैं, एंजल टैक्स उसको बोलते हैं जो नए, जैसे क्या है ना, एंजल निवेशक कौन होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सेबी के टाइम बताया था कि जब कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हो, उसको हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं, है ना, शुरुआती पूंजी देते हैं उनको, तो वो लोग, उनको बोलते हैं एंजल निवेशक। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, जो एंजल निवेशक हैं, कई बार किसी कंपनी जो शुरू हो रही होती है ना, स्टार्टअप, उसका जो मार्केट वैल्यू है शेयर का, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, जानबूझ के लोगों को आकर्षित करने के लिए, है ना। तो उस मार्केट वैल्यू को सरकार को समझ में आया कि ये ठीक नहीं है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। ये लोग बड़ा शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाते हैं, तो उस वैल्यू को कम रखने के लिए सरकार ने बोला आप टैक्स दीजिए। हम इसको, जो आप वैल्यू बढ़ाकर रख रहे हैं ना, कंपनी की सिचुएशन नहीं है, फिर भी आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो हम इसको आपका प्रॉफिट मानेंगे और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ताकि उन लोगों को कम किया जा सके जो इस तरह का काम करते हैं। उसके अलावा इसको भी आप लोगों ने समझ लिया। एक टैक्स और है भाई, टॉबिन टैक्स।
ठीक है, टॉबिन कर, कई बार न्यूज में आप लोग पढ़ते होंगे। देखो करेंसी की हेराफेरी करके, है ना, किसी देश में करेंसी का मूल्य कुछ है, किसी देश में कुछ है, उसके माध्यम से करेंसी का ट्रेड करके उसके माध्यम से लाभ जो कमाते हैं ना, तो उसको भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। टॉबिन कर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मुद्रा के विनिमय से कुछ कर का भुगतान करना पड़ता है, उसको बोलते हैं टॉबिन टैक्स। तो इस तरह के टैक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर, उसमें क्या था, प्रत्यक्ष में जिस पर लगाया गया है उसी को भुगतान करना है। अप्रत्यक्ष कर में क्या है, जिस पर लगाया गया है वो या उसके अलावा कोई और भी पे कर सकता है, ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर हम लोग देखते हैं, सेल्स टैक्स जो होता है, बिक्री कर, कोई भी चीज आप खरीदने गए तो आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, वो अप्रत्यक्ष तरीके से है ना। तो ये जो चीजें हैं, इसके तहत सबसे बड़ा टैक्स अब जो हम लोग देखते हैं जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह है 2017 में, सबसे पहले डेट याद रखो, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। और इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, है ना, संविधान में संशोधन किया गया, अधिनियम पारित किया गया। और इसकी स्लैब्स क्या है, सबसे पहले 0% भी है कुछ स्लैब्स में, फिर 5% आपको दिखेगा, 12%, 18%, है ना। कुछ कुछ वस्तुएं हैं जो इसके कैटेगरी में रखी गई हैं, स्लैब्स के तहत रखा गया है। दूसरा, यह गंतव्य आधारित कर है ना, गंतव्य जहां पर पहुंचेगी चीज वहां उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज आप यहां पर और भी समझिए, जीएसटी परिषद के बारे में। जीएसटी परिषद, एक तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वित्त मंत्री, और दूसरा जीएसटी काउंसिल जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, याद रखना इसको, विधिक निकाय नहीं है ये, संवैधानिक, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है और संविधान में संशोधन करके ही इसको बनाया गया था, है ना। इसमें लगभग 3/4 जो है बहुमत के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, जीएसटी में कौन से कर जो हैं जीएसटी में शामिल नहीं होते। जैसे व्यक्तिगत उपभोग के लिए जो शराब आप इस्तेमाल करते हो, अल्कोहल, उसको इसमें शामिल नहीं है, पेट्रोल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, कच्चा माल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, विद्युत इसमें शामिल नहीं है, ये सब चीजें जो हैं इसमें नहीं आती हैं। और जो ताजी सब्जियां वगैरह या ताजा दूध वगैरह जो होता है, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इस चीज को लेकर, वो भी इसके तहत इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे भाई कि कौन कौन सी चीजें जो हैं जीएसटी में अभी शामिल नहीं है। जल्दी से आगे देखते हैं। अच्छा, जीएसटी में ना एक क्वेश्चन और बन सकता है, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी, ठीक है, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी जीएसटी में इंक्लूड किया गया है 2017 के अधिनियम में। तो सवाल पूछ सकता है यूपीएससी, मैंने सब चीजें बता दी क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है। उसके अलावा देखिए भाई, एक ना संस्थान है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ठीक है। यह एक तो याद रखो, इस संस्थान का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए जीएसटी या कर में कोई छूट दी गई है ना, उसका फायदा निचले स्तर पर भी होना चाहिए, यह संस्थान वो चीज देखेगी। एक तो याद रखना, यह एक विधिक बॉडी है, ठीक है, जीएसटी अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। और कहीं ना कहीं पर जो सचिव के स्तर के अधिकारी हैं, सचिव सेक्रेटरी के स्तर के जो अधिकारी हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये याद भी रखना भाई आप लोग। जल्दी से आगे देखिए भाई, जो आपका एक और सिस्टम है जीएसटीएन, है ना, वो एक पोर्टल है, चीजों को मैनेज करता है जीएसटी को लेकर किस तरह से। उसमें कहीं ना कहीं पर पहले राज्य सरकारों को भी हिस्सेदारी थी, बट अब अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी तरह से आपको सरकार के तहत वो दिखता है। पहले प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व था, बट अब पूरी तरह से केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी आपको इसमें दिखती है, तो अब वो सरकारी संस्था है। उसके अलावा आप लोग देखेंगे, एक आपका होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, विक्रेता को टैक्स पे करना पड़ता है, बट इसमें सिर्फ इतना याद रख लो कि परचेज करने वाला जो है क्रेता को टैक्स देना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो यह भी जीएसटी से रिलेटेड एक टर्म है। उसके अलावा ई वे बिल क्या है, ई वे बिल, अगर आपका कुछ भी सामान है वो 50,000 से ऊपर है, मतलब 50,000 रुपए से मूल्य का ऊपर का सामान है, तो उसको भेजने के लिए कहीं ना कहीं पर एक इनपुट रसीद आपके पास होनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ई वे बिल आप लोगों के पास होना चाहिए। एक लास्ट टर्म के तौर पर आप लोग जल्दी से देख लो, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर व्यय, ये मुझे लगता है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्स एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, सुनने में ऐसा फील होता है कि टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि सरकार कर को बढ़ाने के लिए कुछ व्यय करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके तहत जो छूटें देती है ना सरकार, ठीक है, जो कर को लेकर कुछ छूटे, एटीसी के तहत छूट है, आप पीएम राहत कोष में जमा कराएंगे वो छूट है, इस तरह की छूटें जो सरकार देती है टैक्स को लेकर, उन छूटों को आप कर व्यय के तहत शामिल करोगे। तो यह कुछ चीजें हैं जो आपको टैक्स से जुड़ी चीजों को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। इसको लेकर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो है हम कर को लेकर अच्छे से देख लेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।